नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 18 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। कल जो है वो एईडीओ का पेपर हुआ है। एईडीओ के सेकेंड चरण का कल पेपर था। पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा कठिन था। पेपर में अगर हम लोग साइंस का पोर्शन देखेंगे तो इतना ज़्यादा कठिन था कि नीट और जेईई के बच्चों के लिए जैसे बनाया गया हो, क्योंकि वही स्पेसिफिक साइंस को साल भर पढ़ते हैं। बायोलॉजी जिस सब्जेक्ट से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट मुझे 9th में जब पहली बार मैंने बायो पढ़ा तो मैंने डिसाइड कर लिया अब जीवन में कभी नहीं पढ़ूंगा इसको, लेकिन पढ़ना ही पड़ता है आपको। फिर इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में भी बायोलॉजी डाल दिया था उन्होंने। फिर तैयारी के दौरान मुझे लगा था कि चलो अब तो बायो से फुर्सत मिली, लेकिन बायोलॉजी घूम फिर करके आ ही जा रहा मेरे कुंडली में। बायोलॉजी के सवाल जो हैं वो नीट 2022 और नीट 2016 के स्तर के भी सवाल देखे हैं। मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था कि ये देखो आपके सवाल आए हुए हैं। बायोलॉजी के सवाल बहुत ही कठिन है। एग्ज़ाम में अगर इस तरीके के सवाल आए तो उसे स्किप कीजिएगा। क्या उस स्तर का पढ़ें? मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा उस स्तर का पढ़ने के लिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपका विज्ञान का बैकग्राउंड नहीं है, बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप पीसीएम में रहे हैं, मैथमेटिक्स में रहे हैं, जो मेरा भी रहा है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे बायोलॉजी को। बहुत मुश्किल होगा वो कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ना। एग्ज़ाम में आए उसके लिए आप एक ही काम कीजिए, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ठीक ढंग से उसे पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी फैक्ट्स की जो किताब आती है, अरिहंत की आती है एनसीईआरटी फैक्ट्स, या फिर परीक्षा वाणी की किताब आती है, या फिर लूसेंट साइंस फैक्ट जो आती है, इसे आप ढंग से पढ़ें। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अगर आपको 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको पढ़ें, क्योंकि बीपीएससी के जो सवाल हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, वो कोर 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही पूछे जा रहे हैं। उन्होंने तो न्यूमेरिकल तक डाले हैं, 12th लेवल के न्यूमेरिकल डाले हैं, जो कि बहुत ही कठिन पड़ेगा। बाकी तीसरा पेपर होने दीजिए तो हम लोग और डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि क्या किया जा सकता है इसका और किस तरह से पढ़ा जा सकता है। बुक के लिंक आपको प्रोडक्ट जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। अगर आपको किताबों के लिंक चाहिए तो मैं डाल दिया करता हूँ। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। डरिएगा मत बिल्कुल भी, रास्ता निकालेंगे, तीनों एग्जाम होने दीजिए। अपोजिशन स्टैंड, वुमेन बिल फॉल्स। कल ही मैंने आपको समझा दिया था कि 131वां संशोधन जो लाया जा रहा है, दरअसल में इसमें महिला आरक्षण का जो प्रावधान है वो तो गौण है, लेकिन उसको ये लोग फ्रंट पर रख रहे हैं। दरअसल में पहला जो उद्देश्य है परिसीमन है और लोकसभा में सीटों को बढ़ाना है। ये दो कामों के कारण से यह लाया जा रहा है, न कि महिला आरक्षण के कारण से। महिला आरक्षण कल ही मैंने पढ़ाया है आपको कि 16 तारीख को महिला आरक्षण देश में लागू कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 16 तारीख को महिला आरक्षण लागू कर दिया गया है। 2023 में जो था, कल मैंने आपको राजपत्र भी दिखाया था जिसके जरिए सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है, संशोधन, और यह 2023 में लाया गया था बंधुओं, जिसको हम लोग नारी शक्ति वंदना अधिनियम कहते हैं। महिला आरक्षण लागू है। अपोजिशन ने कहा कि आप महिला आरक्षण तो ऑलरेडी लागू है, लेकिन सरकार कह रही थी कि महिला आरक्षण हम 2029 में लोकसभा की सीटों को बढ़ा करके 888 करेंगे, देन हम लागू करेंगे। अपोजिशन ने कहा कि ये महिला आरक्षण आप नहीं लागू कर रहे हैं, बल्कि आप परिसीमन का काम कर रहे हैं, जिस पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए यह बिल गिर गया कल। और बाकी जो दो बिल थे, परिसीमन का और लोकसभा में सीटों को बढ़ाने का, उन दोनों को किरण रिजिजू के द्वारा पेश ही नहीं किया गया सदन में, क्योंकि पहला ही विधेयक जो इन्होंने पेश किया महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का, वही फॉल हो गया। इस टॉपिक को जरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जल संधि को खोल दिया है, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच में वॉर जो है वह रुक गया है, जिसके बाद से उसे खोल दिया गया है। इस टॉपिक को अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है मंडे तक। SC/ST एक्ट एडेड रेप FIR दैट ट्रिगर्ड TCS नासिक अरेस्ट। TCS नासिक में एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ। आप कितना भी चाहें कि आप सही ढंग से पढ़ाएं, सही ढंग से चीज़ों को कहें, लेकिन इस तरह का उदाहरण आपके सामने आ जाता है ना कि आपको हर चीज़ छोड़ करके सच बताना पड़ता है कि हाँ ऐसा न ऐसा है। आप बजरंग दल और RSS इत्यादि की जो विचारधारा है
उसको कितना भी अपोज करें कि इस तरह से नहीं होता है, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने वेरीफाइड सोर्स के ज़रिए इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती है, जिसमें आपको कहना पड़ता है कि एक समाज के कुछ कट्टरपंथी वर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे इस देश को, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं कहता हूँ, सांप्रदायिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो तो मुझे बताना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, और यही मैं पढ़ाऊँगा आज आपको। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस, विशाखा गाइडलाइन को पढ़ेंगे, और POSH लॉ है, POSH लॉ है, इसको भी ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। दोनों से आपके प्रीलिम में सवाल बन सकता है स्टेटमेंट वाले। अगर AEDO पैटर्न को देखेंगे तो अब इसी प्रकार से पढ़िए। वन लाइनर वाला अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो कहीं नहीं होने जाना है। इसी तरीके से डिटेल में 1.5 साल 2 साल स्टेटमेंट वाले सारे करंट के टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। पास होना तो दूर की बात है। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक तो वही है। पहली बार बहुत सालों के बाद 2012 के बाद से पहली बार संविधान संशोधन का विधेयक जो है वो सदन में गिरा है, तो हम उसे भी समझेंगे। थोड़ा सा डिटेल होगा टॉपिक, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। 131वां संविधान संशोधन जो महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ता था, शुक्रवार शाम को लोकसभा में गिर गया, क्योंकि यह संविधान संशोधन था। और हमारे सभी भाइयों बहनों को पता होगा कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन केवल उसे ही माना जाता है जिसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए हो, या 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए हो, तभी जाके वह संविधान संशोधन कहलाता है। तो ये जो संविधान संशोधन था, इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए था, जो नहीं मिला। सदन उपस्थित 528 सदस्यों में से 528 सदस्यों में से 298 पक्ष में पड़े और 230 विपक्ष में पड़े, जिसके कारण से 298 ही इनके पक्ष में पड़ पाए, जिसके कारण से बीजेपी और उनका जो दल है उसके अलावा किसी ने भी इनको वोट नहीं किया। ये जो था अपोजिशन के उसमें सेंध लगा ले जाएंगे ये लोग वोट में, वैसा कुछ भी हमें नहीं दिखा। 2/3 मेजोरिटी इनको प्राप्त नहीं हुआ, और 15 सालों के बाद भारत के सदन में कोई संविधान संशोधन विधेयक जो है वो गिर गया है। हार का कारण, चूंकि यह एक संविधान संशोधन था, इसलिए इसे पारित करने के लिए कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए था भाइयों बहनों, इसलिए यह गिर गया। इस हार के तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर से परिसीमन, डिलिमिटेशन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े अन्य 2 विधेयक को पेश न करने को कहा, क्योंकि वो दोनों भी इसी से जुड़े हुए थे। जब यही गिर गया तो बाकी से क्या उम्मीद की जा रही थी। मुख्य विवाद और अंतिम प्रयास क्या है? विपक्ष का मुख्य विरोध रहा कि महिला आरक्षण महज एक दिखावा है। आपका काम दरअसल में जो है वो डिलिमिटेशन का है, यानी कि आप परिसीमन करना चाहते हैं, जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां सरकार से एग्री नहीं करती हैं। ये पूरा कल का सिनेरियो है। जो भी कल का न्यूज़पेपर जिन्होंने भी देखा होगा डिस्कशन हमारा, उनको पहले ही ये समझ में आ गया था कि यह महिला आरक्षण नहीं है। मैंने तीनों क्लॉज ही बताए थे 131वां संशोधन का, जिसमें एक था वुमेन रिजर्वेशन, दूसरा था परिसीमन और तीसरा था लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाना। अगर आज आपसे कोई पूछ ले 131वां संशोधन विधेयक है, विधेयक नॉट संशोधन, विधेयक मतलब ये जब पास होगा तब जाके संशोधन बनेगा। संशोधन 106, संशोधन 131वां विधेयक, ठीक है। अगर आज आपसे परीक्षा में पूछ ले कि हाँ भाई लाल लो बताओ 130वां संशोधन क्या है क्या है 130वां संशोधन? 129वां संशोधन विधेयक क्या है? विधेयक है इसके सामने। 129वां विधेयक क्या है ना? पेपर बहुत कठिन आया था, पता नहीं सिलेबस में था कि नहीं। सरकार की पढ़ेंगे हम लोग, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं आपको ये कह रहा था कि पढ़ाई का विस्तार थोड़ा सा कीजिए। जो पुराने शिक्षक हैं BPSC में, मैं कभी भी किसी पर ब्लेम नहीं करता, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। जो पुराने शिक्षक हैं जिनके पढ़ाने का तरीका पुराना है, वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी कम दिखती है, वो आपको नहीं बचा पाएगा BPSC के प्रीलिम एग्जाम में, मेंस में भी नहीं बचा पाएगा। अगर आपको वाकई अब BPSC का कोई भी एग्ज़ाम देना है, AEDO, TRE के लिए जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं सितंबर में, उनका भी इसी तरीके से बाजा बजेगा। और जो जुलाई में जिनका BPSC है, कृपया टॉपिक को विस्तारित पढ़िए, डीप पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और बार बार पढ़िए।
रिपोर्ट के अनुसार वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही सरकार को पता चल गया था कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। एनडीए को वाईएसआरसीपी के 4 वोट सहित केवल 5 अतिरिक्त वोट मिले हैं। शहीद बनने की रणनीति, सरकार ने विधेयक वापस लेने के बजाय जानबूझकर इसे गिरने दिया ताकि वो शहीद बन सकें और विपक्ष को महिला विरोधी साबित कर सकें। ये कल सब कुछ मैं समझा चुका हूँ कि क्या है ये टेक्टिक। कल मैंने समझाया भी था कि पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करता है, राजनीति ऐसे ही काम करती। कोई ऐसा नहीं कि बहुत गंदे लोग हैं, ये है वो है, नहीं। राजनीति ऐसे ही काम करती है जहाँ पर आपको अपने अपोजिट दल को घेरना होता है ताकि हार भी मेरी, जीत भी मेरी। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। विपक्ष की एकजुटता और जश्न। इस ऐतिहासिक जीत के लिए इंडिया ब्लॉक के बेहतरीन फ्लोर मैनेजमेंट किया, जिसमें कांग्रेस टीएमसी के सांसदों ने सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद से यह जो विधेयक है यह गिर गया, यह विधेयक गिर गया। इससे पहले 2012 ईस्वी में संसद में गिरने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक है यह। 2012 में इससे पहले विधेयक गिरा था। 2012 में यूपीए शासनकाल के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा देने वाला 116वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था। क्या आपको ये पढ़ना चाहिए कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको पढ़ाऊँगा। 116वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2011-12 में लाया गया था, जो गिर गया था, आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि बस होना चाहिए तो होना चाहिए। तात्कालिक यूपीए सरकार मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाओं लोकपाल, लोकायुक्त को चुनाव आयोग और कैग की तरह एक संवैधानिक दर्जा के लिए इस विधेयक को पेश किया गया था कि लोकायुक्त जो हैं और लोकपाल जो हैं वो कैग और चुनाव आयोग के जैसे संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होकर के भ्रष्टाचार की जांच करें। चोर को कभी देखा है अपने खिलाफ एक्ट बनाते हुए कि अगर चोर प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कोई देश है जहाँ पर चोर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या वो चोरी को लेकर कोई कड़ा कानून बनाएगा? तो सारे नेता लोग सोच रहे थे कि भाई एक भ्रष्टाचार से निवारण वाली एक संवैधानिक बॉडी जो बिल्कुल ऑटोनमस होगी, स्वतंत्र होगी और जो सही प्रकार से संविधान के द्वारा काम करेगी, न कि किसी का ऑर्डर फॉलो करेगी। जिस प्रकार से यूपीएससी काम करती है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम करता है, जिस प्रकार से कैग काम करता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ये क्या है? तो ये सब संवैधानिक रूप से स्वतंत्र सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाता? तो इसके कारण से यह 11-12 में यह गिर गया था। 11-12 में यह गिर गया था। यह कदम 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के भारी जन दबाव में लाया गया था, लेकिन लोकसभा में ही गिर गया था। विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन कई विपक्षी दलों, क्षेत्रीय पार्टी एसपी बीएसपी ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके कारण से यह गिर गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। तो सरकार जब इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाई तो वैधानिक दर्जा देते हुए लोकपाल अधिनियम को बनाया था। और हमारे देश में लोकपाल हैं भी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मर्सिडीज गाड़ी की मांग की थी ऑफिस जाने के लिए, अब वही लोकपाल अपने पास में है। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन। संविधान के भाग 20 में है यह। सबसे पहले बात तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, मुझे बताइए एक चीज़, केरल का नाम केरलम किया गया है, क्या यह एक संविधान संशोधन होगा? केरल का नाम केरलम कर दिया गया है, क्या यह एक संविधान संशोधन विधेयक होगा? संविधान संशोधन होगा? नहीं होगा। यह एक संविधान संशोधन नहीं होगा, क्योंकि आधे से अधिक बहुमत के आधार पर ही यह संशोधन हो रहा है। ऐसा संशोधन जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए हो, या 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का हमें अनुमोदन चाहिए हो, उसको ही हम क्या मानते हैं? उसी को केवल और केवल माना जाता है कि संविधान संशोधन हो। विशेष बहुमत कहा जाता है, विशेष बहुमत। एक में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। जैसे जीएसटी है, इसका पूरा संघीय ढांचा पर प्रभाव पड़ता, तो इसके लिए न केवल सरकार को संशोधन करना पड़ा 2/3 से, बल्कि सभी राज्यों को भी अपने विधानसभा में पारित करना पड़ा, तब जाके जीएसटी लागू हो पाया था। अब 131वां अगर गिर गया है तो 130वां कहाँ गया भाई? कहाँ है ये 131वां? तो 130वां जो है भारतीय संसद के वास्तविक आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार से अब तक 130वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया है। वास्तविक रूप से हुआ कि 130वां विधेयक जो है 2025 में लाया गया था, और इसमें हुआ क्या था? ऊपर कुछ ग्लिच हो गया था। इसमें हुआ क्या था दरअसल में
कि प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में किस प्रकार से गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के प्रावधान लाया गया था। फिलहाल में यह संयुक्त जांच समिति के पास में है। संसदीय समिति जो होती है वो इसकी जांच पड़ताल कर रही है और इसलिए इसको पारित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से 129वां भी है। यह एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2024 से पेश हुआ था, लेकिन अभी तक यह जांच के दायरे से ही गुजर रहा है, अभी भी इसको नहीं लाया गया है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। 129 और 130 भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो SC/ST एक्ट एडेड कर दिया गया है। नासिक में जिनको गिरफ्तार किया गया, किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया, तो आप सभी को पता होगा कि नासिक के TCS BPO में, TCS सॉफ्टवेयर का भी काम करती है। BPO का जो उसका है उसमें कंपनी के उस जगह के, उस ऑफिस के कई सारे बड़े अधिकारी जो थे वो नॉन मुस्लिम गर्ल्स को टारगेट कर रहे थे और उनको हैरास कर रहे थे। शारीरिक हैरासमेंट तो था ही, और दरअसल में जो फ़ायदा उठा रहे थे वो सारी की सारी लड़कियां कमज़ोर वर्ग से बिलोंग कर रही थीं। जो गरीब तबके की लड़कियां होती हैं या जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी या जो सामाजिक रूप से दबे कुचले वर्ग की महिलाएं होती हैं, जो थोड़ा बहुत स्किल लेकर के अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना सीख करके BPO इत्यादि में जॉब करती हैं, छोटे घरों की लड़कियां होती हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था फिजिकली, मेंटली, हर दृष्टिकोण से। और नॉन मुस्लिम लड़कियां ही थी, किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो टारगेट किया गया नासिक में वो नॉन मुस्लिम लड़कियां ही थीं। सोचिए ज़रा क्या क्या हो रहा है अपने देश में। फिर इनके धर्मांतरण का भी है। इनको न केवल एक्सप्लॉइट किया बल्कि ब्लैकमेल करके इनको इस्लाम में कन्वर्जन कराने का भी रैकेट चल रहा था। रैकेट ही कहेंगे इसको, क्योंकि यह बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये सब हरकतें की जा रही थी। कोई छोटे मोटे शहरों का कोई गुंडा नहीं है, कोई मवाली नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। लाल किला ब्लास्ट याद कीजिए, उसमें एक MBBS MD डॉक्टर लखनऊ से महिला गिरफ्तार हुई थी जो कई सालों से, वर्षों से प्रैक्टिस कर रही थी। MBBS MD बहुत कठिन एग्जामिनेशन पास करके बनते हैं लोग, ठीक है। तो इस केस को ज़रा समझेंगे क्योंकि बहुत हाईलाइटेड है देश में अभी फ़िलहाल में, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन और POSH जो लॉ है यह बहुत मजबूत लॉ है जिसे आपको समझना चाहिए। लेकिन लॉ कितना भी मजबूत हो, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो फिर वह किसी काम का नहीं होगा। ये केस ऐसे ही पकड़ में नहीं आया बंधुओं। 9 महिला पुलिसकर्मियों ने इस BPO में जॉब हासिल किया और जॉब हासिल करने के बाद उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा है इन लोगों को। कोई ऐसा भी नहीं है कि जाकर के डायरेक्ट अरेस्ट करके ले आए कि पुलिस पर सवाल हो। इन्होंने पहले तो जो शिकायत की, जिन महिलाओं के साथ ये चीज़ हो रहा था, कंपनी के इकोसिस्टम में, कंपनी में इकोसिस्टम होता है जहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करानी होती है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया क्योंकि जिनके खिलाफ शिकायत कर रहे थे वही सुनवाई कर रहे थे। फिर यह पुलिस में गए थे, पुलिस ने डायरेक्ट इनको गिरफ्तार नहीं किया, जांच पड़ताल की। उस कंपनी में जॉब करने गई महिलाएं, जॉब करते हुए रंगे हाथ इनको पकड़ा है, तब जाके ये गिरफ्तारी इनकी हुई है। क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, आप दंग रह जाएंगे सुन करके। महाराष्ट्र के नासिक के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पुलिस ने पहली FIR में SC/ST एक्ट को भी जोड़ दिया है, क्योंकि कई सारी लड़कियां, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये समाज के हाशिए वर्ग से बिलोंग करती हैं। SC, ST, OBC और दबी कुचली, कम आर्थिक रूप से सशक्त परिवार जो होते हैं शहरों के, उनके घरों से यह बिलोंग करती हैं, जिनको पैसे के कारण से इस तरह के वातावरण में काम करना पड़ता है। क्या जो अच्छे जॉब करते हैं क्या उनको इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, समाज हमारा इसी तरीके का है। चश्मा उतार करके देखिए, चारों तरफ इसी तरीके की चीज़ होती हैं, बस उसको लिबादा पहना दिया गया इस तरह का कि आपको दिखता नहीं है जब तक कोई आदमी पकड़ में ना आए। नहीं तो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े चीज़ लोग शामिल हैं। हनुमान बेनीवाल हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने सदन में भाषण दिया कि हम किन के सामने रेप के खिलाफ एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सदन में कई सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा, बहुत ही सही कहा उन्होंने।
SC/ST एक्ट जुड़ने के कारण मुख्यमंत्री का बयान। उन्होंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं इसमें SC वर्ग से भी बिलोंग करती हैं। FIR का विश्लेषण क्या है? बहुत सारे एक्ट लगाए गए हैं। आरोपी दानिश शेख है, निदा खान है, सफ़ी शेख है, शाहरुख कुरैशी है, आसिफ अंसारी है, रजा मेमन, तौसीफ़ अत्तार, असुनी चैनानी, इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, ये भी गिरफ़्तार होगा। ये सारे लोग शामिल हैं, सारे के सारे लोग शामिल हैं। यहाँ पर देखिए एक एक करके नाम का डिटेल भी है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको भी स्किप करना चाहिए। अपराधी हैं सारे के सारे जो अपने धर्म का मूल उद्देश्य नहीं समझते हैं। किसी भी धर्म का उद्देश्य किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं होता है, और अगर किसी धर्म में एक्सप्लॉइट करना उद्देश्य है उस धर्म का, तो उस धर्म को ठोकर मार करके आगे बढ़ जाइए। अपने तर्क शक्ति और अपने बौद्धिक क्षमता के आगे किसी धर्म को मत मानिए। विशाखा गाइडलाइन क्या है और कैसे आई है? विशाखा गाइडलाइन 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का एक समूह है। ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। पैगंबर के ज़माने में जब वो खुद युद्ध पर जाते थे तो युद्धबंदियों का बहुत बुरा कंडीशन था। युद्धबंदियों के बहुत बुरे कंडीशन होते। भारत में ख़राब उतने कंडीशन नहीं थे जितने उधर थे। तो पैगंबर मोहम्मद ने, मैं किसी के किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस फैक्ट बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि जो भी युद्धबंदी होंगे उनके साथ आपको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा अपने परिवार के साथ व्यवहार करते हैं। तो सारा एक्सप्लॉइटेशन उससे ख़त्म हो गया। और यहाँ देखिए उस धर्म के नाम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। 1992 में राजस्थान के एक ज़मीनी स्तर की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ बाल विवाह रोकने का प्रयास करते समय इसके बाद महिला अधिकार समूहों ने, विशाखा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। भंवरी देवी थी जो बाल विवाह रोकने का प्रयास कर रही थी 1992 राजस्थान में। उनके साथ क्या हुआ, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का आधार पर विशाखा गाइडलाइन जारी किया था। क्योंकि उस समय कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ऐतिहासिक दिशा निर्देश दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है जो कानून के रूप में काम करता है पूरे भारत में, जिसमें यौन उत्पीड़न की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। आप इसको पढ़ें। यूट्यूब का बड़ा ही कठिन होता है पढ़ाना। यूट्यूब पर बहुत सारे गाइडलाइन होते हैं, अगर मैं एक शब्द इसमें से कोई बोलूँगा तो लंबा 2 घंटे तक चेक होगा वीडियो, इसलिए आप इसको कृपया पढ़ें। इंग्लिश में भी है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ें। यह परिभाषा दी गई है हैरासमेंट किसे कहा जाता है उसका। विशाखा गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो नियोक्ता की जिम्मेदारी, यह नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोके, सुरक्षित माहौल प्रदान करें। प्रत्येक संस्थान में एक शिकायत समिति बनानी होगी। इस समिति के प्रमुख एक महिला होनी चाहिए। समिति के आधे सदस्य 50% महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही दबाव को रोकने, लेकिन इसमें कोई तीसरा पक्ष जैसे कोई NGO भी शामिल होना चाहिए। ये शिकायत समिति गठन की बात की गई है जो हर छोटे से छोटे वर्क प्लेस पर गठित की जाती है, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यदि कोई कृत्य सेवा नियमों के तहत कदाचार है तो नियोक्ता को तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आपराधिक कृत्य है तो नियोक्ताओं को FIR दर्ज करने में भी मदद करनी चाहिए। विशाखा से POSH अधिनियम तक का सफ़र, तो POSH अधिनियम 2013 का है, जिसको बहुत ही कठोर और बहुत ही सही कानून माना जाता है भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भारत में वर्क प्लेस पर। इसका पूरा नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में, स्टेटमेंट बना करके मेंस में भी पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि यह कानून 1997 विशाखा गाइडलाइन को ही एक सख्त कानूनी रूप देने के लिए लाया गया था, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन कोर्ट का एक आदेश था, एक गाइडलाइन था, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कानून नहीं था। वो तो सरकार ने सोचा कि इसको लेकर के कानून बनाने की आवश्यकता है, तो 2013 में इसी के कारण से POSH लॉ लाया गया ताकि महिलाओं का हैरासमेंट बंद हो। यह कानून किस पर लागू होता है? यह कानून की प्रमुख पहुंच बहुत ही व्यापक है। यह ऑर्गेनाइज और संगठित दोनों जगहों पर लागू होता है। यानी कि कोई TCS जैसी कंपनी है या छोटा सा कोई संस्थान है, छोटा सा कोई आपका घर में जो आपकी काम करने वाली महिला आती है, मेड वगैरह आती हैं, उनके ऊपर भी यह लागू होता है। आपके घर पर भी यह लागू हो सकता है। ऑर्गेनाइज और
जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, दोनों जगहों पर यह लागू होता है। पहला प्रीलियम फैक्ट है आपका। इसके साथ ही इसमें सरकारी, निजी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, खेल संस्थान, यहाँ तक किसी घर में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उनके लिए भी यह लागू होता है। उनके साथ भी आप नहीं कर सकते हैं। पीड़ित महिला किसी भी उम्र की महिला, चाहे वह संस्था की कर्मचारी हो या नहीं, जैसे कोई क्लाइंट, विजिटर, ग्राहक या इंटर्न, कोई भी महिला हो। ठीक है। प्रकार इसके बदले यह मतलब कि जैसे पदोन्नति दे देंगे अगर आप कुछ फेवर करो तो, या फिर होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट हो, वर्क इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो कि उसमें उनको फेवर देना पड़े। तो दोनों ही चीज़ों के लिए बनाया गया है यहाँ पर। तो क्विड प्रो को और होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट दोनों के लिए बनाया गया है। दो महत्वपूर्ण समितियाँ होती, एक आंतरिक शिकायत समिति, 10 या अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक कार्यालय शाखा के लिए आईसीसी का गठन करना अनिवार्य है। इसकी एक प्रमुख वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए, 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, दबाव मुक्त माहौल, एक बाहरी सदस्य एनजीओ या कानूनी विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन कितनी बार ये आईसीसी की जो महिलाएं होती हैं दूसरी महिलाओं के लिए शोषण का कारण यही महिलाएं बन जाती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध महिलाएं ही खड़ी करती हैं। स्थानीय शिकायत समिति, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक एलसीसी का गठन करती है, लोकल कंप्लेन कमेटी। यह उन मामलों को देखती है जहां कार्यालय में 10 कर्मचारी हों, इसलिए आईसीसी नहीं है यह। जहां कार्यालय में 10 से कम कर्मचारी हों, उस मामले को यह देखती है लोकल कंप्लेन कमेटी। ऐसे कार्यालय जो छोटे हैं वो अगर लोकल कंप्लेन कमेटी में चली गई तो उसको यह काम देखना पड़ेगा। यदि महिला की शिकायत खुद नियोक्ता मालिक के ही खिलाफ हो तो यह आईसीसी में न जा करके आप एलसीसी में जा सकते हैं। शिकायत की प्रक्रिया और समय सीमा, 3 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है। समय सीमा, सुलह, जांच शुरू होने से पहले महिला का अनुरोध पर आईसीसी सुलह के जरिए मामला सुलझाने का प्रयास करती है, लेकिन इसमें पैसे का लेन देन शामिल नहीं होना चाहिए। किसी का हैरासमेंट हुआ है तो सुलह कौन सा, आईसीसी अपनी जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, फिर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। सारे प्रावधानों को याद रखिएगा। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे करके यूपीएससी के करंट अफेयर की ओर बढ़ रहा है। उसी प्रकार के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिए। वन लाइनर के लिए तो आप तैयार होंगे ही। कार्यस्थल पर पीओएसएच नीतियों के बोर्ड लगाना, मतलब लिखा हो जिस पर कि क्या क्या होगा और क्या होगा तो पीओएसएच लग सकता है। जागरूकता कार्यक्रम चलाना नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी होगी। यदि नियोक्ता आईसीसी गठन नहीं करता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। ये क्या था? ये था पीओएसएच लॉ और आईसीसी लॉ। हमने पीओएसएच और विशाखा गाइडलाइन हमने डिटेल में पढ़ा है और समझा है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से कुकर्म होते हैं भारत में और उसको रोका भी नहीं जाता है। कितने ही हो रहे होंगे। हम ये किस समाज की बात कर रहे हैं भाइयों बहनों? हम ऐसे समाज की बात करें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो अच्छी अंग्रेजी बोल करके इन्वायरमेंट अच्छा बना करके एसी वेसी लगा करके बिल्कुल टाई वाई लगा करके ऑफिस में बैठे होते हैं। हम ये उस माहौल की बात कर रहे हैं। हम ये सड़क पर चलने वाले किसी गुंडे मवाली की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये उस माहौल के लिए ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जहाँ पर सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जाते हैं। इसमें सरकारी ऑफिस भी शामिल है, इसमें पुलिस विभाग भी शामिल है, सरकार का कोई भी कार्यालय। ठीक है। कभी फुर्सत हो तो किसी महिला कांस्टेबल जो हैं या महिला पुलिसकर्मी हैं उनसे अकेले में वार्तालाप कीजिएगा। मेरी बातचीत होती कभी कभी किसी महिला पुलिसकर्मी इत्यादि से, या किसी भी इस तरह से पता चलता है कि जितना जो कुछ बाहर दिख रहा है दुनिया वैसी नहीं होती है। तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है अपने देश में। मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा था अगर आप महिला हैं तो। वेदांता प्लांट ब्लास्ट की फैन प्रॉब्लम के कारण से वेदांता छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट हो गया और 21 मज़दूर मारे गए। बॉयलर ब्लास्ट होता है तो मज़दूर जो हैं जल करके झुलस करके बिल्कुल स्किन उनका ऊपर का उड़ जाता है, ऐसी दर्दनाक मौत होती है। वेदांता कंपनी है अनिल अग्रवाल जी की, जो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे अच्छे रील आते रहते हैं उनके, है ना। जीवन में संघर्ष किया है, ये किया है, वो किया है। देखो गुरु, बात ये है, देश जब आज़ाद हुआ तो देश की 95% आबादी गरीब थी। ठीक है,
तो हर कोई आदमी जो आपको दिख रहा है मिडिल क्लास में या अपर क्लास में, उसमें से 95% ऐसा होगा जिसकी अपनी गरीबी की गाथा होगी। तो इसलिए नथिंग न्यू होता है इसमें कुछ भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाकिर खान हो चाहे वो अनिल अग्रवाल हो। अगर कोई गरीबी का राग गा रहा है तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, और सबके जीवन में ऐसी ही कहानी होती है। घटना क्या रहा, तो 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में सिंह तराई के गांव में स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 1 में एक भयानक ब्लास्ट हुआ और 21 मजदूरों की मौत हो गई। किसके कारण से ब्लास्ट हुआ, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रारंभिक आंकड़ों के हिसाब से प्राइमरी एयर फैन नामक मुख्य उपकरण जो था यह फेल हो गया था। और पीए फैन एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है जो कोयले को ठीक से जलाने के लिए बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर हवा को भेजता है। जब यह फैन फेल हुआ तो अंदर से हवा बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन कोयला जलता रहा, जिसके कारण से बॉयलर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। जिस प्रकार से घर में प्रेशर कुकर फटता है ना, सेम उसी प्रकार से यह बॉयलर फट गया, जिसके कारण से बहुत सारे मजदूरों की 21 संख्या कम होती है क्या, 21 घरों के कमाने वाले लोग मरे हैं। घर में इनकम का स्रोत होगा ये 21 आदमी, ठीक है। हो सकता है इसमें बहुत सारे घर में इकलौता स्रोत हो, 21 परिवार रोड पे आ जाते हैं इस तरह के इंसिडेंट में। लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और अन्य अपराध अधिकारियों के खिलाफ रखरखाव संचालन में स्पष्ट लापरवाही बरतने का आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। और प्लांट के बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर उपकरण चीनी निर्माता डोंगफेंग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए थे, तो इनके खिलाफ भी जांच पड़ताल जारी। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉयलर कैसे काम करता है। बॉयलर एक्ट बनाया गया था 1923 ईस्वी के आसपास, उसके बारे में केवल जानकारी दूंगा मैं आपको, ठीक है। बॉयलर एक्ट, क्योंकि हादसा हुआ है तो पूछा जा सकता है आपसे। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का मुख्य काम पानी को गर्म करने, अत्यधिक उच्च दबाव वाली भाप बनाना। इस ताकतवर भाप का उपयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है और आगे जनरेटर से जुड़ करके बिजली पैदा करता है यह, इसे ज़रूर याद रखिएगा। बॉयलर मुख्य रूप से थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। यह ऊर्जा के संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है ना तो खराब किया जा सकता है, एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। जैसे हीट एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदल लेते हैं, विद्युत एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल लेते हैं, बस वही केवल हम कर सकते हैं। हम एनर्जी बना नहीं सकते हैं और ना तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, जहाँ कोयले के रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को जला करके उष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी में बदला जाता है। फिर उस उष्मा का उपयोग पानी को भाप बदलने के लिए किया जाता है और इस भाप से टरबाइन घूमता है जिससे बिजली पैदा करती है। ईंधन जलाना, भट्ठी को अंदर कोयले का क्या कहा जाता है, जलाया जाता है। यहीं पर पीए फैन हवा दे करके आग को भड़काता है और वह कोयला जलता रहता है, जिसके कारण से बॉयलर गर्म होता रहता है। बॉयलर का नाम ही है गर्म करने वाला उपकरण होगा। भट्टी के चारों ओर पानी से भरी ट्यूब होती है। आग की गर्मी इन ट्यूबों में बहते रहे पानी को तेज़ी से गर्म करती है। फिर भाप का निर्माण होता है, टरबाइन की ओर जाती है और जो प्रेशर से ब्लेड है, ब्लेड जो है वो घूमता है और इससे बिजली बनती है। बस यही काम वहाँ पर होता है। ये एआई इमेज है, इसको कृपया सही ना माने, ये छत्तीसगढ़ का इमेज नहीं है। भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 एक बनाया गया एक्ट था 1923 में। अनिवार्य पंजीकरण और प्रमाणन आवश्यक होगा। अधिकतम दबाव का सीमा का निर्धारण किया गया है कि कितना दबाव होगा। नियमित निरीक्षण करना वहाँ पर। प्रमाणित ऑपरेटर गवर्नमेंट वेरीफाइड ऑपरेटर होते हैं। बॉयलर अटेंडेंट जिनको कहा जाता है, गवर्नमेंट वेरीफाई करती है, गवर्नमेंट ठप्पा लगा करके वेरीफाई करती है। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर होता है, जो सरकार के द्वारा वेरीफाइड लोग होते हैं। केवल यही ऑपरेट कर सकते हैं बॉयलर को, सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मानवीय भूल कम हो, इसलिए प्रमाणित ऑपरेटर होना चाहिए। दुर्घटनाओं की त्वरित रिपोर्ट होनी चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया था। दंड और सज़ा भी है, अगर इस तरह की चीज़ें जानबूझकर हुआ है तो यहाँ पर दंड और सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये पूरा बॉयलर का टॉपिक हमने पढ़ा है। आज के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। 34-35 मिनट का वीडियो हो गया। अपनी धार्मिक भावनाएं आहत किए बिना पढ़िएगा। मेरा काम है पढ़ाना और सच बोलना, मैं तो बोलता ही रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।